Last time is not counted. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी की अमृत गाथा का 95वां अंक शुरू हो गया है। जी, तो वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा का सिलसिला जो है लगातार जारी है और वेबिनार के साथ हम लोग फिजिकल भी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं ताकि वो संदेश, हम लोगों के मुख्य अतिथि आप जानते हैं डॉक्टर निमिष देसाई जी, जो कि एक जाने माने साइकेट्रिक हैं और उन्होंने बहुत देश भर में काम किया है। इहबास जो शाहदरा में है उसके पूर्व निदेशक हैं और इस वक्त अध्यक्ष हैं मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोग वेबिनार में इन बातों को सुने कि कोरोना के बाद किस तरह से हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसकी मात्रा कम हो गई है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई से बड़ा डॉक्टर दिल्ली और भारत में नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिकली इतने रोगियों को ठीक किया है। और आज आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक में मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ तेलंगाना हैदराबाद से प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, जो आरजेएस के एडवाइज़र हैं, जो जाने माने इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, वो हम लोगों के बीच है। आज खुशी की ये बात है कि आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक में जुगल जोड़ी भी आई हैं, जो उन्होंने आज़ादी की अमृत गाथा में लगातार ज्वाइन करके बराबर समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। वो हैं बड़ोदरा गुजरात से जाने माने फार्मासिस्ट प्रफुल्ल भाई सेठ और रंजन बेन सेठ। इन दोनों शख्सियतों का भी हम स्वागत करते हैं और बता दें कि आज आज़ादी की अमृत गाथा दीदेवार जीवन ज्योति, जो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है, सह आयोजक हैं, जिसके संस्थापक हैं आध्यात्मिक पुरुष हैं, विचारक हैं सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी। बहुत सारी बातें कोरोना से जो समस्या आई है उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि आप किस तरह से उससे मुक्त हो सकते हैं, समाधान क्या है। इन सब बातों को हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं सभी अतिथियों का, आप सभी आरजेएस फैमिली की ओर से। हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम वाले लोग हैं देश के लिए। और मैं सबसे पहले दीदेवार जी को बुलाना चाहूँगा कि और आरजेएस फैमिली की ओर से आरजेएस एडवाइज़र कि वो मुख्य अतिथि का सम्मान करें। प्लीज, आप सह आयोजक हैं सर, यहाँ पे वेबिनार हो रहा है, बीच में सर आ जाएंगे, बीच में आ जाइए सर। तो इस तरह से एबास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी का स्वागत हुआ है। आप सभी सुनने के लिए उपस्थित रहिएगा। बहुत ही अच्छा वेबिनार होने जा रहा है, जो फिजिकल और वर्चुअल दोनों है। और इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे आरजेएस एडवाइज़र प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी का,
आरजेएस फैमिली की ओर से तेलंगाना हैदराबाद से आने के बाद आपका स्वागत है सर। और सभी देख रहे हैं आपको, और आज इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी का नमस्कार, धन्यवाद। और आज अकॉर्डिंग टू आरजेएस ऑब्जर्वर दीप चंद्र माथुर जी की इच्छा है कि जो हमारे जुगल जोड़ी हैं जो आज पधारे हैं उनके लिए विशेष तौर पर, जो हर बार ये जुगल जोड़ी यही पारिवारिक आरजेएस परिवार है, और इनका स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी को और आज के सह आयोजक दोनों को आमंत्रित करूंगा कि वो लोग ऐसी जुगल जोड़ियों की भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है, प्लीज़। तो प्रफुल्ल डी सेठ साहब जाने माने फार्मासिस्ट हैं, और आपका स्वागत करके हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आप पति पत्नी जुगल जोड़ी मिलकर, प्रफुल्ल डी सेठ और रंजन बेन सेठ बड़ोदरा गुजरात से, और इस देश के आंदोलन में जुड़े रहे हैं, तो आपके और आप यहीं पे रहेंगे और आप अपने इनका स्वागत कीजिए। अब स्वागत जो है हम सभी मिलकर एक महिला जब सकारात्मक भारत आंदोलन में जुड़ती हैं, पूरा परिवार जुड़ जाता है जैसा हम लोग कहते हैं। तो रंजन बेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस तरह के आज़ादी के अमृत गाथा को आगे बढ़ाने के लिए। तो लीजिए सभी लोग इसको ये कर लीजिए, ये महिला सम्मान जो है थोड़ा और आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा। और राम जानकी संस्थान की तरफ से ये दीप माथुर जी की इच्छा है कि जुगल जोड़ियों का सम्मान जिस तरह से आरजेएस स्टार के रूप में हम लोग करते रहे हैं उस तरह से करेंगे, आगे भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें हैं जो जी अभी बुला लेते हैं, उनके हाथों से सब तय है सर। ये बेटा आज के मुख्य अतिथि के द्वारा जो है ये सारा सम्मान जो है आपको आप देख रहे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में कार्यक्रम हुआ था, उसका ये आरजेएस फैमिली की ओर से प्रतीक चिन्ह है। और ये प्रशस्ति पत्र बड़ोदरा गुजरात से उस दिन नहीं आ पाए थे, तो आज जो है हम सभी मिलकर आप दोनों आप लोग ये कर लीजिए, और इस तरह से हम लोग जो है ये सम्मान करेंगे। ये सम्मान जो है सकारात्मक भारत आंदोलन का सम्मान है। और थोड़ा सा और इधर आ जाइए ताकि वो फ्रेम भी बन जाए और फोटोग्राफ्स भी हो जाए। दीदेवार जी आप भी आ जाइए थोड़ा। बिल्कुल आ रहा हूँ। आपका आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। हाँ, ये फोटोग्राफ्स भी बन जाए, थोड़ा सा आगे और आगे हाँ हाँ थोड़ा सा सर। प्रोफेसर साहब जी ये पकड़िए सर, ये आपका जी। तो इस तरह से ये सम्मान का समारोह जो है अब संपन्न होता है, और अब हम लोग कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख्य अतिथि को सुनेंगे कि आज क्या कहना चाहते हैं। आज जो है देखिए, दीदेवार जीवन ज्योति के बेसमेंट हॉल में हैं हम लोग, और सुरजीत सिंह दीदेवार जी आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जो है पटेल नगर उसके प्रभारी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा ये किताबें वगैरह जो है लिखी हैं। ये सब सकारात्मक है। भारत के सकारात्मक लोगों को हम लोग इस मंच पर उपस्थित कर रहे हैं ताकि देश में सकारात्मक रूप से सोच जो है वो विकसित हो। ये वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी जो इहबास के पूर्व निदेशक और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, प्लेटिनम जुबली का जो अंक हुआ था आज़ादी की अमृत गाथा का, उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। आज फिजिकल दूसरी बैठक में आ रहे हैं। इसके अलावा आप वेबिनार में 2-3 बार मार्गदर्शन कर चुके हैं आरजेएस फैमिली का। तो सादर
प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी का आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा, जो कि भारत सरकार के अमृत महोत्सव का ये जन भागीदारी है, उसके 95वें अंक में प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। उदय मन्ना जी का जो जोश है वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। सब जाने पहचाने पुराने दोस्त हैं। बिजॉन और हम तो अक्सर मिलते रहते हैं। बिजॉन सर एंड माथुर साहब कुछ सालों के बाद मिले हैं। दिदेवार जी से फिर मिलकर बड़ा आनंद हुआ। थैंक यू, धन्यवाद उदय जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप संक्षेप में बात करें, दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद करीब 70 इयर्स तक, 6-7 दशकों तक मानव जाति के लिए कोई ऐसी बड़ी आपदा नहीं हुई थी जो वैश्विक स्तर पे हो। ये सुयोग है, इत्तेफाक है। 20वीं सदी के पहले 2-4 दशकों में भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं कहते थे, उसको सिर्फ द ग्रेट वॉर कहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहने लगे। उसके बाद अमेरिका में चूँकि इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, वो सारे विश्व में असर हुआ। और फिर इस दूसरे महाविश्व युद्ध का एक और जो 1918 से 20 तक स्पेनिश फ्लू का एपिडेमिक था। तो मुझे लगता है कि दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद का जो इतिहास है, न सिर्फ वो भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा रहा, लेकिन वैश्विक स्तर पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ अलग अलग कारणों से, और उन कारणों में नहीं जाएंगे, वो काफ़ी कमर्शियल और कंट्रोवर्शियल कारण है। विश्व के एक या दूसरे हिस्से में लड़ाइयाँ होती रही, वॉर्स बैटल्स होते रहे, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोई आपदा नहीं हुई। बल्कि 20वीं सदी का जो मॉडल समझा जाए विकास का, मानव विकास का, वो ये कहा जा सकता है, और पाश्चात्य देश जरूर मानेंगे कि उस मॉडल में मानव जाति का विकास बहुत हुआ, खासकर अमेरिका, यूरोप का, और कुछ हद तक धीरे धीरे अफ्रीका और एशियन देशों का। मैं ये मुद्दा इसलिए भी कह रहा हूँ कि इसको मैं बाद में जोड़ना चाहूँगा मानसिक स्वास्थ्य से और मानव जाति के अस्तित्व के एक रूप से। बहरहाल 2020 के बारे में अगर सोचें तो बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने, विचारकों ने और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने 2020 को मील का पत्थर मानना शुरू कर दिया था किसी कारणवश। कम से कम 1990 से लेके सन 2000 तक, उन 10 सालों में, और उसके बाद कुछ सालों तक हर वो प्रेडिक्शन होती रही कि 2020 में ये होगा, 2020 में फलां स्थिति होगी। मुझे नहीं समझ आई है अभी तक कि वो 2020 को क्यों एक आंक बना लिया गया था। लेकिन जब 2020 में आपदा आई कोविड-19 के महामारी के रूप में, तो मुझे अक्सर ये विचार आता रहा कि ये कहीं कुदरत का प्रकोप तो नहीं है कि आप मानव जाति के लोग 2020 को बड़े गीत गा रहे थे, जैसे हम लोग सन 2000 के भी बड़े गीत गा रहे थे 90 के दशक में। लेकिन उससे भी उतना ही 2020 के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी, खासकर डेवलपमेंट फील्ड में, मानव विकास के, ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन एंड शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। वो जो भी हो, मुझे लगता है हम सब के यहाँ जो हम हैं दोस्त जमा हुए हैं, और आप लोग जो सुन रहे हैं, और बहुत सारे हमसे बड़े विचारक रहे हैं, मुझसे यकीनन बड़े विचारक रहे हैं, उनकी सोच जो भी बनी हो, लेकिन हम लोग महामारी से गुजरे। पहली महामारी 1918 और 20 की, 2 विश्व महायुद्ध, बाकी जो भी तकलीफें हुई। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर ऐसी महामारी के बाद, हर ऐसी बड़ी आपदा के बाद कोई राज्य, कोई देश, कोई समुदाय, और मेरा विश्वास है वैश्विक समाज ज्यादा सबल होके उभरता है।
एक मनोचिकित्सक और जन स्वास्थ्य के व्यक्ति होने के नाते और निजी रूप से व्यक्तिगत रूप से मेरी जो विचारधारा रही है 60-65 साल के इस जीवन काल की, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं और उससे पहले भी कहा गया है, लेकिन उन्होंने वो गुजरात में मुझे लगता है सच में करके दिखाया और हम उसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व थे गुजरात के डेवलपमेंट आफ्टर द अर्थक्वेक। व्यक्ति विशेष, परिवार, समुदाय, देश या विश्व समाज, हर आपदा को अगर अवसर में बदले तो वो बेस्ट ह्यूमन एफर्ट हो सकता है। क्या आपदा को रोका जाए, आपदा को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, आपदा से बचाव किया जा सकता है? विज्ञान और मानव सोच हमें कहेगी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। भूकंप जो पहले बिल्कुल अनिश्चित माना जाता था, उसके बारे में भी रिलायबल प्रेडिक्शंस हो रही हैं, सुनामी जैसे आपदाओं के बारे में भी। और फिर भी इस महामारी के बारे में भी कुछ प्रेडिक्शंस हुए थे, लेकिन वो आम जनता तक पहुंचे नहीं। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मानव समाज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, सरकारी सिस्टम्स और हम सब लोग वी वर कॉट अनअवेयर्स। हम थोड़े भौचक्के से अचंभे में पकड़े गए 2020 में महामारी के साथ। तो शुरू के महीनों में चिंता, टेंशन ऑलमोस्ट सबको रही और ये हर आपदा में देखा गया है। मैं आपको संक्षेप में बताऊं, हमारा और सबका जो वैज्ञानिक तारण रहा है विश्व भर में कि जब भी ऐसी आपदा होती है तो ऑलमोस्ट हम सब लोग एक या दूसरे प्रकार से मानसिक रूप से, कम से कम जहनी रूप से, रूहानी असर जो भी होते हों अलग अलग, जहनी रूप से असरग्रस्त होते हैं। 2021 में जो अलग अलग देशों में दूसरी लहर आई, भारतवर्ष में भी उसके अपने प्रकोप रहे और हम से ज़्यादातर लोगों को याद है, हम उससे गुजरे भी। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के सबके जीवन पे उसका असर भी हुआ। किसी का स्वजन खोया, किसी ने वेंटिलेटर पे बहुत सारे हफ्ते या महीने बिताए, किसी के खास साथी या कोई स्वजन परिवार का सदस्य वेंटिलेटर पे आईसीयू में रहा, हमें ये पता नहीं था कि वो व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं और उससे जुड़ी हुई दूसरी लहर में रही। तो दूसरी लहर के बाद मुझे लगता है वो जो ट्रॉमा हुआ, वो जो आघात हुआ, उसका असर ज़्यादा हुआ। डिप्रेशन होने लगा और लोग निराश होके शायद कुछ गुस्से में भी रहे सरकारों की तरफ, सिस्टम्स की तरफ। मुझे ये दिखता है मनोवैज्ञानिक रूप से कि 2021 के मुकाबले 22 में जो रहा और 23-24 में अब जो दिखने वाला है वो एक गंभीर रूप ले सकता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जो आर्थिक मंदी होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उदय मन्ना जी के इतने प्रयत्नों से हम लोग जो व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल मोड में हम जो अब मिलते रहते हैं, हम लोग फिर भी सच कहा जाए साधन संपन्न है अपनी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में। तो न विश्व समाज के न भारत समाज के जो आर्थिक रूप से या आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं, उनकी सच्चाई के बारे में हमें पूरा एहसास, मेरा मानना है, नहीं है। मैं अपनी क्षति, अपनी कमी ज़रूर मानता हूँ कि मैं अपने आप को, चाहे मैं जितना भी दिल से जुड़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ ग्राउंड लेवल पे उन वंचित वर्गों के साथ काम किया जाए जो आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित हैं, लेकिन हमें उनकी सच्चाई कभी समझ नहीं आएगी। बिजॉन हमारे दोस्त हैं पुराने, इनको याद है, उदय जी को याद है, हम लोग करीब 20 साल से लगे हुए हैं। न सिर्फ मानसिक रोगी जो बेघर होते हैं सड़क पर, पटरी पर रहने वाले, लेकिन बाकी पूरा समाज जो बेघर लोगों का है। तो वो एक ऐसा वर्ग है जहाँ से थोड़ी सच्चाई जानने को, सीखने को मिलती है। और फिर भी हम सब लोग जो साधन संपन्न हैं, हमें शायद गहराई से ना अब तक समझ आई, ना अभी आ सकती है कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा, आर्थिक मंदी होगी, उसके असर क्या हो सकते हैं सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, और अगर आध्यात्मिक रूप से सोचें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ।
ये मेरी समीक्षा रही आप लोगों के साथ शेयर करने की पिछले 2, 2.5, 3 साल के अनुभव की, हमारे सब के, मानव जाति के। अगर मैं गियर बदल के अब बात करूं, 2 मुद्दे शायद मेरे ध्यान में और हैं। मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा, और इस महामारी के बाद शायद मौका है, अगर आर्थिक मंदी आती है, उम्मीद है बहुत तेज ना आए, बहुत गहरी ना हो, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए और हमारे लिए भारतवर्ष में एक मौका है अपनी खुद की समझ के लिए और विश्व मानव समाज को मदद करने के लिए। और वो मौका ये है कि हम ये गलती ना करें और न मानव जाति को करने दें कि 20वीं सदी के दूसरे भाग में जो विकास का मॉडल रहा, द सोशो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द लेट 20th सेंचुरी is not necessarily a good model of human interest. शायद हमें डेवलपमेंट मॉडल को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बिजॉन हैज़ बीन अ वर्ल्ड लीडर इन कंज्यूमर राइट्स एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो मैं ये बिना नोट किए नहीं रह सकता कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो बिजॉन जी ने की और बहुत सारे लोगों ने की, व्यक्ति विशेष के को उनके हक मिले, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रही 20वीं सदी के अंत में जाकर और 21वीं सदी की शुरुआत में। लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट मॉडल रहा वो शायद बहुत अच्छा नहीं था। बहुत संक्षेप में कहें, वो प्रभावित था पाश्चात्य संस्कृति से। किसी एक धर्म की भी बात ना करें, हालांकि मेरे विचार में वो भी एक मुद्दा है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति, प्लेजर सीकिंग, मटेरियल एक्विजिशन, भौतिक चीज़ें, सुख जितने मेरे पास हों, जितने मैं अपने आप को खुश कर सकूं। इनफैक्ट एक टेंजेंट पे कह दूं, बिकॉज आई रियली वुड लाइक योर रिस्पॉन्स, आपकी जो बात में कुछ कहें। ये जो भूटान से शुरू हुआ और भूटान का कुछ परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और बाकी पूरी दुनिया और उसमें साथ हम भी बैठ चुके हैं उस बैंड वैगन में। हैप्पीनेस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, मुझे उससे भी बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है। बिकॉज मैं ये मानता हूँ, मैं इंडिया टुडे में लिख भी चुका हूँ कि हमारे समाज में हैप्पीनेस इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इट्स नाइस टू बी हैप्पी, बट द गोल ऑफ लाइफ इज सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। लाइक यू, आई मीन यू हैव डन योर बिट एंड माथुर साहब ने अपने जीवन काल में जितना हो सकता था किया मानव समाज के लिए, और उसका जो संतोष हो वो वृद्धावस्था में एक अलग सुकून देता है। तो हैप्पीनेस वाला जो फंडा है वो भी वही उसी डेवलपमेंट मॉडल से आया है। मुझे संक्षेप में इतना कहने दें कि मेरी शुरुआत हुई है इस सोच की मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान से और जन स्वास्थ्य से पब्लिक हेल्थ तक लेकर। मैं धीरे धीरे पिछले 20-30 साल में, 40 साल में ये समझने लगा कि मुझे लगता है कम से कम पिछले 1-2 सदियों का इतिहास देखें, इतना लंबा, बट पिछले 50-60-100 साल का इतिहास देखें, जैसे ही किसी समाज का डेवलपमेंट होता है, विकास इन दैट मॉडल, 20th सेंचुरी अमेरिकन यूरोपियन मॉडल, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन के इंडिकेटर्स सारे खराब होने लगते हैं। द मोमेंट यू गेट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिवोर्स रेट, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट हैव यू, इट ऑल बिकम्स हायर। सो मुझे सवाल ये उठने लगा कि इज देयर अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहीं इतिहास में या कम से कम मौजूदा मानव समाज में जहाँ डेवलपमेंट अच्छा हुआ हो, हैप्पीनेस हो। मुझे कोई हैप्पीनेस से गिला शिकवा नहीं है, हैप्पीनेस हो, संतोष हो, लेकिन साथ साथ सामाजिक संतुलन अच्छा बना रहे और जो पॉजिटिव सोच उदय मेहना जी कोशिश करते हैं वो बना रहे। क्या ये संभव है? मुझे लगता है हमारे रिसेंट हिस्ट्री में लगता है कि ये संभव नहीं है। तो जाहिर है हमें उस मॉडल को एग्जामिन करना पड़ेगा, दैट इज दैट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पॉसिबली अ गुड मॉडल और नॉट। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं कहा, भारत के समाज को एक मौका है, मुझे लगता है एक दायित्व है विश्व समाज की तरफ कि हम आने वाले 25 सालों में 75 से 100 तक का जो हमारा पीरियड है, हम में से कुछ लोग शायद ना हो 2047 तक, I certainly don't hope to be there, but in next 20 or 25 years we have an opportunity, we have a duty to demonstrate to the world
कि पिछले 50-60 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक रहा, शायद हर तरीके से बेहतर नहीं है। अगर आध्यात्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक खासियतों को जोड़ दिया जाए उस भौतिकवाद से, if human elements can be combined with the material quest in the Western model, we may have a good answer for human race. तो मेरी उम्मीद हमेशा ये रही है और विश्वास ये रहा है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हम में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से छोटे समूह में समाज के रूप में करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि उदय मन्ना जी और ऐसे बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं बूंद बूंद से सागर बनाने के। न सिर्फ भारतवर्ष का समाज एक विकसित और संतुष्ट समाज हो, लेकिन हम एक विकसित और संतुष्ट समाज होने के साथ साथ मानव जाति की मदद कर सके। बाकी की जो मानव जाति है 4/5, उनको शायद हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये लेसन सिखा सके, ये सिखा सके कि ऐसा मानव अस्तित्व संभव है और वो सुखरूप और संतुष्ट है। इतना जरूर कहूँगा, सुख और हैप्पीनेस में भी बहुत फर्क है। When we say सुख, that's a very nice positive neutral state of mind. Happiness is essentially hedonistic. फ्रॉइड के दो प्रिंसिपल जो थे, प्लेजर प्रिंसिपल एंड रियलिटी प्रिंसिपल, तो ईद कीप्स लुकिंग फॉर प्लेजर, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट प्लेजर। सो सुखदायक और विकसित समाज हो आज से 25 साल में 2047 तक। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दशकों में खासकर हम लोग इस दिशा में चल पड़े हैं। दैट cliched marriage of the East and the West and the values is possible and should be possible। और उस दिशा में RJS फैमिली की, उदय मन्ना जी की खासकर, और यहाँ जो सारे दोस्त नए और पुराने लंबे अरसे के बैठे हैं, इन सबका योगदान रहता है। मैं सिर्फ एक तुच्छ मानव होने के नाते विचार आपके सामने रखना चाह रहा था। जैसे मैंने कहा, मनोविज्ञान के, मनोचिकित्सा के, जनस्वास्थ्य के क्षेत्र से कुछ सीख के और जीवन से कुछ सीख के। एक बार और उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। और सर आपका स्वागत जो है RJS एडवाइजर, नहीं प्लीज ये प्रतीक चिन्ह जो है सर, कैसे हैं? I know, Matra जी, आप yes, सर yes। प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी को जानते ही होंगे सर, इधर आ जाइए, बीच में सर आ जाइए। सर, अच्छा ऐसा, ओके सर। हाँ, ये प्रतीक चिन्ह है सर, सर, सकारात्मक भारत आंदोलन का। Thank you। और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में कार्यक्रम हुआ था Yes। और पटना में सेकंड पार्ट हुआ था सर, Okay। 100 लोगों का, वहाँ पे 160 लोगों का कार्यक्रम हुआ था। और ये RJS अवार्डी हैं सुंदरम जी, RS सुंदरम जी भी बहुत समाज के लिए काम करते नहीं, हैं। और डॉक्टर साहब ने आज जो भाषण दिया ना, जी। और जो आप रिकॉर्ड किए हो, जी, इट इज अ ट्रेजर। जी बिल्कुल सर। RJS फैमिली से इतने साल से 75 जब प्लेटिनम जुबली में बुलाया गया था, इन्होंने कहा हमें पहले क्यों नहीं बुलाया। उसमें आचार्य प्रेम भाटिया जी भी थे। Yes, अभिवादन। जी, आ जी। गए प्रेम भाटिया जी आएंगे, आ जाएंगे आप? यहाँ नहीं, वो अभी इंदौर में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि RJS फैमिली जो है वो अपने 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है। ये सब क्यों किया जा रहा है और ये संदेश आप लोगों तक क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि हमारे भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। 130 करोड़ लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए सकारात्मक बैठकें शुरू कर दी गई हैं। और एक और जानकारी देना चाहेंगे, पूरे देश भर में संरक्षकों को लेकर हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन करने जा रहे हैं। और आज दीदेवार जी जो हैं वो संरक्षक के रूप में अपने जगह को मुहैया कराएंगे। ये जो दीदेवार जीवन ज्योति का जो हॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकें इस एरिया के, पटेल नगर दिल्ली में है, इस एरिया के लोग जो हैं 10 किलोमीटर के लोग यहाँ पे बैठक कर सकते हैं। तो इस तरह से संरक्षक पूरे देश भर में होंगे। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी होंगे, आपके विनोद बंसल जी होंगे। इसके अलावा पटना में रेनो इन्फोटेक के जो डायरेक्टर हैं, जो सहायोजक भी रहे हैं, दिलीप वर्मा जी, ये सब लोग नाम तय फाइनल हो गए हैं। लेकिन और संरक्षकों को जिनके पास थोड़ी सी भी जगह होगी, सकारात्मक भारत आंदोलन से उनको जोड़ा जाएगा और
अपने अपनों के आसपास के लोगों को हम लोग नहीं जानते हैं, देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं, लेकिन अपने और अपनों को जानने के लिए ये अभियान, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन की एक सीढ़ी जो है उसमें इसको किया जाएगा। अब हम चाहेंगे कि सभी अतिथि आ गए हैं और इस वक्त जो है सुरजीत सिंह दीदेवार जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आरजेएस फैमिली से। वैसे तो हम लोग वेबिनार में मिलते रहे हैं, लेकिन आज के सह आयोजक जो कि दीदेवार जीवन ज्योति जहाँ पे ये हम लोग कर रहे हैं, उसके सह आयोजक दीदेवार जीवन सिंह, और यहाँ स्वागत भी हम जज साहब का स्वागत करने के लिए दीदेवार जी को आमंत्रित करेंगे कि जज साहब का स्वागत करें और दो शब्द उनके बारे में बोलें दीदेवार जी। इसके अलावा जो हम लोगों के आरजेएस अवार्डी हैं उनको भी बुलाना चाहेंगे। आर.एस. सुंदरम जी, जिनको कि सम्मानित दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में किया गया था अभी 6 अगस्त को, और आरजेएस अवार्डी हैं आर.एस. सुंदरम जी, समाज सेवी हैं। प्लीज़ आर.एस. सुंदरम जी का आयोजक इधर थोड़ा क्लोज आकर जी। जी हाँ, सुंदरम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाज सेवा को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। आगे हम कार्यक्रम को में संबोधन के लिए आज के सह आयोजक सुरजीत सिंह दीदेवार जी को आमंत्रित करते हैं। दीदेवार जीवन ज्योति में आए हुए सभी समूह सम्मानीय व्यक्तियों का स्वागत है। अभी अभी डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के 40 साल के अनुभव और विश्व के जो भी बातें हुई वो हमें बताई। आज का जो सेमिनार है वो मेंटल हेल्थ का है। सो मेंटल हेल्थ जब हम ये कहते हैं तो इसका अर्थ तो कुछ और था, मगर आज सिर्फ डिप्रेशन अवसाद के साथ जुड़ गया है। और कोविड के दौरान इसकी पूरी दुनिया के अंदर समस्या इतनी बड़ी होती जा रही है कि ये सोच सोच के भी मानव डिप्रेशन में जा रहा है। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर 3 नियम की बात की जाती है। एक लॉ ऑफ नेचर है, एक लॉ ऑफ पर्सन है और एक लॉ ऑफ सोसाइटी है। अगर मानव ने लॉ ऑफ नेचर को जितना समझा है उतना उसने अपने जीवन में बदलाव लाया है, अपनी उत्पत्ति करी है, सहूलतें दी हैं, विकास करा है। और यहीं पर मानव भ्रमित हो गया और गलती कर गया। प्राकृतिक नियम के अंदर हर मानव को 2 टांगें मिली हैं, वो कोई सी भी पांव पहले उठाए, बायां या दायां। मगर जब उसने बायां उठाया तो उसी दिशा के अंदर उसे दायां पांव उठाना होगा और वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मगर पिछले 90 के दशक के बाद जब मानव ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक नई डेवलपमेंट करी और आज बहुत अधिक हो गई है, ये डेवलपमेंट एक टांग पे चलने वाली हो गई है, दूसरी टांग को भूल गया वो। इसीलिए वो परेशान है। वो सहूलतियां तो देख रहा है मगर बाहर की सहूलत देख रहा है और पीछे से खाली हो रहा है। यहाँ दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक बात कही जाती है, या तो अध्यात्म बनो या संसारी बनो। यहां पर भी पूरा हिंदुस्तान भ्रमित और पूरा भ्रमित है। कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर 2 टांगों पे नहीं चल रहा, या तो साधु बन रहा है, कमंडल उठा के बैठ रहा है, या व्यापारी बन के पैसे को कमाने में लगा हुआ। यहां पर दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर ये कहा जाता है कि दिखते तू संसारी, हर मानव के द्वारा बनाई उपलब्धियों का उपयोग कर, मगर भीतर तेरी सोच आध्यात्मिक हो कि ये मेरे लिए कितना उचित है, एक्सेस तो नहीं है, मेरे भीतर शांति कितनी है, क्या ही मैं इसी के दौड़ के अंदर अपने भीतर की शांति नहीं होता। तो हर कदम के अंदर तेरे को सचेत होना पड़ेगा। दीदेवार खुद अपने जीवन को ऐसे जी रहा है और यहीं पे सिखाया जाता है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति
अपनी टांगों पे चलता है तो उसे कभी किसी वैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसकी वैसाखी अगर किसी ने ली है तो मान लो कि उसकी टांग कमजोर है। और हम सब ने अपनी टांग कमजोर कर रखी है। अरे मानव ने, प्रकृति ने तो सभी को वनों में पैदा किया था। अरे मानव नहीं एक ऐसा जीव था जिसने वन काट के शहर बनाया और फिर भ्रमित हो रहा है भारत की संस्कृति के हिसाब से वन में जाने के लिए। अरे वन में अगर रहना था तो शहर क्यों बसाए थे? शहर के अंदर रहकर भीतर के अंदर वन की बस्ती हो और शहर के अंदर रह के अपनी उपलब्धियों कर इसको समन्वय करेगा, दो टांगों पे चलेगा तो तेरा जीवन संतुलित रहेगा। संत वही है जिसका जीवन संतुलित है, संसारिक और आध्यात्मिक। संत वो नहीं है जिसने कमंडल पकड़ लिया, वो तो भिक्षा मात्र मांगता है कि अपनी जीविका के लिए संसारी लोग से जा रहा है। वो इतना भ्रमित है, कह रहा है संसार छोड़ दो, और भिक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए संसारी के पास जा रहा है। हम कहां तक इन बातों को समझेंगे? मगर जो विषय है डिप्रेशन, इसको किसी भी व्यक्ति को कैसे इसमें ना फंसे, अगर हो गया है तो कैसे बाहर आ सकता है। अभी खुशी की बात हुई, हम किस में खुशी मानते हैं और किस में दुख मानते हैं? जो हमें स्वीकार होता है वो हमारे लिए खुशी है, जो हमें स्वीकार नहीं होता हमारे लिए दुख है। और दूसरे के लिए जो वो स्वीकार है, हमारे लिए जो दुख है उसके लिए सुख है। एक मंदिर में जाने वाला अगर मंदिर जाए तो उसके लिए सुख है, अगर उसको शराब के ठेके में जाए तो उसको दुख है, और एक शराबी को अगर शराब के ठेके में उसको सुख है और मंदिर में लाके उसको दुख है। ये कोई भी सुख और दुख नहीं है, मेरी स्वीकार भाव के अंदर सुख और दुख है। और जब भी मैं किसी चीज को, परिस्थिति को स्वीकार करता हूं तो मेरे भीतर एक शांति आ जाती है, और जैसे ही शांति आती है मेरा मेंटल बुद्धि काम करनी होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हो जाता है। कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका मानव के पास समाधान नहीं। और मानव की शक्ति इतनी ज्यादा है कि सृष्टि रचयिता के पास भी नहीं। मुझे पंख नहीं मिले और मैं गीत गाता रहा, पंख होते थे उड़ जाते, पंख होते थे उड़ जाते। जब एक मानव ने सोचा कि मैं उड़ूंगा, मानव अपने आप से पूछ, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने अंदर की बात को, आध्यात्मिक बात को बाहर ऊर्जा करके लाया, तो उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा जिनको पंख मिले? अपनी शक्ति को बनाने, और जिसको तूने बनाया है उसके पीछे कल क्या कर रहा है? तू कहां प्रार्थना कर रहा है? गाड़ी फलाना ढिंगाना, और उसने सृष्टि तो बनाई नहीं, बनाई तूने है। और ये डिप्रेशन जो आ रहा है कोविड का, ये चला गया जब मैं अपना भाव बना लेता हूं कि मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तो मेरे को कोई शरीर के अंदर कुछ नहीं कर सकता। प्राकृतिक नियम के अंदर बड़ी से बड़ी डॉक्टर साहब बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, बिजुन जी बैठे हैं, सब अपने पड़े पड़े अपने शरीर के साथ। मैं दावे के साथ फिर कहता हूं, दावा शब्द इसलिए कहता हूं कि मैं यकीन है मेरे को नंबर ऑफ टाइम्स कि जब भी मेरे भीतर कोई शरीर के अंदर कोई बात आती है तो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक मेरा शरीर उसको सही करने में तैयार हो जाता है। मैं बाहर की दवाई लेकर उसको स्प्रेस कर सकता हूँ, डिप्रेस करता हूँ, बीमारी को बढ़ा लेता हूँ। हाँ, 72 घंटे के बाद अगर मेरे को ना हो तो मैं उसका इलाज करूँ। यकीन मानो, अपने कॉन्फिडेंस करोगे, मेरे नाक के अंदर कुछ चीज़ आई है, बाहर निकल रही है, इसका मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने जुकाम की गोली ले ली, मैंने और बीमार कर लिया। ये मैं अगर समझूंगा कि ये एक्सेस है, क्या मेरे नीचे के 2 अंग है ये निकास के लिए, अगर उसमें निकास ना हो तो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। इसी प्रकार मेरे ऊपर जो चेहरे पर 7 द्वार हैं, इनमें जब जब निकास हो मैं उन्हें निकास करना चाहूँगा और मेरे मानसिक रूप से करना चाहूँगा। और जब भी मैं किसी चीज़ को स्वीकार करूँगा तो डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि स्वीकार करते ही मैं उसको खुशी और सब कर लेता हूँ, उस समस्या का ध्यान लेता हूँ। इस सब के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो आए हैं मेरी बातों से अगर सहमत हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फोटो सेशन हम लोगों के बीच जो है
डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी हैं और डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी का स्वागत હું તો ગુજરાતી છું તમને ખબર છે तो आप लोगों ने अभी सर जरा फ्रंट पे आ जाइए, फ्रंट पे सर, फ्रंट पे, फ्रंट पे। દર્પણ પર જો તો ખબર પડી જાય डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड दिया जाता है, उस अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का अवार्ड घोषित किया है। आज हम लोग बिजॉन सर प्लीज, पीड़ा आपके तो अधूरा है सारा चीज। और every time we listen to you it is so inspiring आप थोड़ा और आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, बिजॉन सर। और ये चरैवेती है बर्मा सर। में हमारी सर- पैदाइश के नजदीक में। चरैवेती हाँ, मुख्य अतिथि को कहना चाहेंगे चरैवेती ये घड़ी जो है वो प्रदान किया जा रहा है। और मुख्य अतिथि और आरजेएस एडवाइजर और आज के सह आयोजक उपस्थित हैं। तो डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी जो कि द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो लोटस टेम्पल आप लोग देखते हैं, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सेक्रेटरी जनरल हैं। और डॉक्टर कर्ण सिंह जी के सानिध्य में देश में सुख शांति लाने की पूरे सकारात्मक आंदोलन से भी जुड़े हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह जी भी आए थे आपके सौजन्य से। जी हाँ, वर्ल्ड साइंस डे वर्ल्ड साइंस डे 28 फरवरी को आए थे और आपके सौजन्य से आए थे। तो सकारात्मक भारत आंदोलन को इस तरह से पूरा देश जो है समर्थन दे रहा है। तो एक बार फिर से आज के मुख्य अतिथि आपका स्नेह और आपका प्रेम एक फोटो सेशन हम लोग कर लें। दीदी एक फोटो सेशन कर बुलाना अंकित, आइए सर, एक फोटो सेशन सर, सब लोग आ जाए, सब लोग एक फोटो सेशन ऐसे सर। ये लगाओ ना ये है सर, है नहीं, ये लगाओ ना आप। है सर, हम लोग आयोजक हैं सर। हाँ, आप तो पहले लगाओ। हाँ सर, और क्या? ये आप लोगों का सम्मान हो रहा है। मुख्य अतिथि जो है सर, फोटो हाँ, दीदेवार जी का भी सम्मान हो रहा है। और सभी लोग मैडम आइए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के साथ साथ वो भगवान वाल्मीकि ऐसे आ जी का भी जाइए, ऐसे आइए, वो भी है, करेक्ट है आज actually। भी, आज शाम को मुझे वहाँ भी जाना है। थोड़ा और ऐसे आ जाएंगे, फिर सब लोग आ that जाएंगे, I- सब लोग आ जाएंगे। That I आइए, heard that please. today Please. is also this Miladun Nabi. I heard on the news. प्लीज बेटा जो बाद में उनका ऐसे कर्व हो जाइए, सब लोग आ जाएंगे। हाँ, ये बचा ले। ये भी देख लो, ये आ रहे हैं सब लोग इसमें। इसको भी पीछे कर लो, पीछे कर लो। कर लेगा। हाँ, प्रफुल्ल भाई नहीं आ रहे हैं। Online. परिचित जरा सर कर दीजिए। अक्षय कुमार जी जज जो है सुप्रीम कोर्ट और 30,000 जज करेंगे। जी, नाम अक्षय जी जी हैं। उसके आरजेएस अवार्डी हैं आर.एस. सुंदरम जी। 6 अगस्त को 2022 में सम्मानित किया गया था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में। हमारी बहन रंजन बेन सेठ जी हैं जो कि बड़ौदा गुजरात से आई हैं आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक को सफल करने के लिए। और थोड़ा सा प्रफुल्ल भाई आ जाएं। वो पीछे से प्रफुल्ल भाई पीछे से समर्थन करते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन का और ये आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक को समर्थन कर रहे रंजन बहन के हैं। साथ और ये ऐतिहासिक मौका है कि वेबिनार में कई बार आपने प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी से मिल चुके हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक मौका है जब फिजिकली आकर सकारात्मक भारत आंदोलन का ये समर्थन मानिए आप। और ऐसी बैठकें पूरे देश भर में होने जा रही हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पे संरक्षक आज डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, जो लोटस टेम्पल आप दिल्ली में देखते हैं, और डॉक्टर कर्ण सिंह जी के सानिध्य में सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है अपने अपने ढंग से विश्व शांति की कामना के साथ। डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी और आज के सह आयोजक के लिए ताली बजाइए। इन्होंने ये जगह जो दिया है, ये आज प्रभारी के से आगे इनको हम लोग चाहते हैं कि दीदेवार जी जो हैं
जिनके पास ये स्पेस है जहां पर आप 40 लोग बैठ सकते हैं, तो संरक्षक के रूप में ऐसे लोगों को हम लोग आगे लाना चाहते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन बिना ऐसे छोटी छोटी बैठकों के नहीं आगे पहुंच सकता है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आपके साथ है। टेक्निकल टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो वेबिनार और फिजिकल वर्चुअल करा रहे हैं, सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी। और फिर तालियां बजाइए, अगर आप नहीं होते तो सकारात्मक भारत आंदोलन 95 अंक तक नहीं पहुंचता। आपका जो विजन है, जो 75 कार्यक्रमों को 150 तक बदलने की जो क्षमता आप में है, वो अद्भुत है। और ये भारत सुन ले प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी का, ये इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के ही एक्सपर्ट नहीं है, ये देशभक्ति के भी एक्सपर्ट हैं। कैसे लोगों में प्रेरित किया जाता है एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। और ये तो आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों की है, उसका ये सौभाग्य है कि ऐसे प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी के सानिध्य में हम लोग 150 अंक करेंगे। और डेट भी घोषित हो चुका है, 6 अगस्त। एक बहुत बड़ा भारत सरकार, राज्य सरकारों को जगाने का, सकारात्मक राजनीति को प्रमोट करने का हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। 6 अगस्त 2023, जी हाँ, आज़ादी की अमृत गाथा 2022 और 23। तो ये ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स जो है याद रखें आप लोग। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम चलता रहेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम अभी नंबर ले लो। अभी हम लोग जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी का स्वागत किए और सभी अतिथियों का। गुजरात मुक्ति ने बनवा बसी है जो 1965 में हाँ, अभी 38 वर्ष से तो डॉक्टर ए के मर्चेंट जी, बस समय कम, एक बार डॉक्टर ए के मर्चेंट जी को, डॉक्टर ए के मर्चेंट जी प्लीज, डॉक्टर ए के मर्चेंट जी को संबोधन के लिए, जो द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के और सह आयोजक भी रहे हैं, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन सह आयोजक डॉक्टर ए के मर्चेंट जी। तो कितने मिनट? सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ पे सभी गणमान्य अतिथिगण, जिनका परिचय हमारे श्री उदय मन्ना जी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया, आप सबको हृदय से प्रणाम और नमस्कार। हम लोग वेबिनार के माध्यम से मिलते रहे हैं और समय कम है तो मैं इसलिए फिर से आपके नाम नहीं दोहरा रहा हूँ। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा जो कार्यक्रम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी मनोविकास यानी मेंटल मन की स्थिति के संबंध हमें यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। और अभी अभी हमने एक बहुत ही जाने माने और महान मेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर निमेश देसाई का भी संबोधन सुना और साथ साथ हमारे अन्य गणमान्य वरिष्ठ अतिथिगण जो है उनकी तरफ से भी आपने सुना कि आज पूरे विश्व की परिस्थिति के संदर्भ में हमें समझने की आवश्यकता है कि क्यों इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो मानसिक इतना तनाव का माहौल क्यों बना हुआ है। तो आपने ये भी सुना कि पिछले 2-2.5 साल से तो कोविड-19 महामारी के वजह से भी घरों में एक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रयास भी किया गया सरकार की तरफ से, बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से, तो हमारे आरजेएस पॉजिटिव परिवार की तरफ से भी ये प्रयास किया गया कि कैसे हम सबका हौसला बनाए रखें, हौसला अफजाई करें और मेंटल स्ट्रेस के जगह कुछ सकारात्मक सोच हम अपनाएं। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं लगभग 7 साल एक दिव्यांग बच्चों के लिए संस्था चला रहा था, प्रकाश फाउंडेशन के नाम से। और वहाँ पर हमारे ज़्यादातर बच्चे तो स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड थे, जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लगभग 10 बच्चे ऐसे भी थे जो मेंटल प्रॉब्लम्स के थे। उसमें डाउन सिंड्रोम वाले थे, फिर उसमें एपिलेप्टिक भी थे, और हम लोग के पास कुछ एक्सपर्ट्स भी थे, लेकिन ज़्यादा इतनी एक्सट्रीम केसेस को हम नहीं लेते थे। अगर वो आते भी थे तो हम कहते थे कि उनके माता पिता को अगर हम फ़ोन करें तो तुरंत उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन इन बच्चों के साथ सेवा करने से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे परिवारों में जब अगर कुछ ऐसे उनके संतान होते हैं जो मानसिक दृष्टि से तनाव की परिस्थिति में हैं और पूरे जीवन भर
उनको उनको संभालना पड़ेगा। तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे एक माता एक बच्चे जिसका डाउन सिंड्रोम है उनको प्यार कैसे देते हैं। वैसे साधारण अगर आप एवरेज देखें तो हम देते ही हैं, लेकिन जिस बच्चे में कुछ ऐसी परिस्थिति है, उनका मानसिक स्थिति ऐसी है, उनको अगर प्यार दिखा सकते हैं और उनको आप अपने हृदय से गले लगा सकते हैं और उनको भी उनमें भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो क्योंकि हमारा एक टाइप भी था, हमारे यहाँ 4 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे थे, तो एक होटल के साथ भी हमारा टाइप था कि कुछ ऐसे जो युवा हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो कहने की बात यह है कि कोई भी विषय को आप लें तो वहाँ पे सकारात्मक इच्छा और सकारात्मक भावना के साथ अगर आप सेवा दें तो उसमें बहुत अच्छे और ठोस परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो हमें कभी भी समय से हार नहीं मानना चाहिए, दिल से मशवरा करना चाहिए और हमारे पास जो सामग्री साधन इत्यादि है उसका सदुपयोग करके हमें एक आगे बढ़ना है। तो यही बात हम बार बार सुनाते भी हैं, दोहराते भी हैं कि हमारे अब तो 140 करोड़ होने वाले हैं और पूरे विश्व भर में 8 अरब लोग होने वाले हैं, और इसलिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को एक गोल दिया गया है, एक लक्ष्य दिया गया है कि नवंबर माह में इस धरती पर 8वां अरब बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है। तो दे हैव बीन गिवन अ टास्क कि वेयर इज दैट 8 बिलियंथ चाइल्ड गोइंग टू बी बॉर्न। जब ये आपने सुना होगा कि कुछ एयरलाइंस में वो कहते हैं कि हमारे अगर 50 लाख यात्री, तो दे लुक फॉरवर्ड द 5th मिलियन पैसेंजर। सो फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज वेरी मच इन अ टर्मोइल। आज पिछले साल जनवरी यानी जनवरी 2022 में द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने कहा कि ये धरती, ये संसार, ये जगत ऐसे महासंकट में पड़ा हुआ है, डूब गया है कि हम अपने आप को भस्म करने से सिर्फ 100 सेकंड की दूरी पर है। दे हैव अ डूम्सडे क्लॉक, वी आर जस्ट 100 सेकेंड्स। और अब यहाँ ने यूरोप की जो युद्ध को देखकर, अभी 10 महीने होने वाले हैं, अब तो संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये महाप्रलय की जो एक समय है जिससे हम गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा जाता है। अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है, इसके वजह से भी मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लेकिन जैसे हम RJS पॉजिटिव परिवार और इनके साथ संगठित जितने भी संस्थाएं हैं, हम मिलकर, हमारा हर वक्त ये कोशिश रहा है कि कैसे सकारात्मक मार्ग दिखाएं, सकारात्मक चर्चा करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी होना है वो तो ईश्वर ही जानते हैं, कोई भी कुछ इस भविष्यवाणी नहीं दे सकते हैं। तो अंत में मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपना ये अपने विचार को विराम देना चाहूँगा। इसमें ये प्रार्थना रोग निवारण के लिए है, जो हम अपने बहाई उपासना मंदिर, जो लोटस मंदिर या कमल मंदिर के नाम से बहुत मशहूर है, वहाँ पर हम हर रोज़ करते हैं। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर। तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है, तेरा सामीप्य ही मेरी आशा और तेरा प्रेम ही मेरा सहचर है। मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरा उपचार है और एहलोक तथा परलोक दोनों में मेरी आपद सहायक है। वस्तुतः तू ही है सर्वप्रदाता, सर्वज्ञ और सर्वप्रज्ञ। Thy name is my healing, O my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and in the world to come. Thou verily art the all-bountiful, the all-knowing, the all-wise. ये छोटी सी प्रार्थना भगवान बहाउल्लाह, जो बहाई धर्म के संस्थापक हैं, उनकी तरफ से रची हुई है, और उन्होंने जो एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसमें श्वास के संबंध है, और उसमें उन्होंने मानसिक अच्छे श्वास बनाने के लिए भी बहुत अच्छी बातें हमें बताई है। तो इन शब्दों के साथ मैं एक आशावादी, गांधीवादी और RJS पॉजिटिव की तरफ से जो सेवाएं दी जा रही है, और विशेष करके जिस तरीके से हमारे श्री उदय मन्ना जी ने बेड़ा उठाया है और उनके साथ इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद।
धन्यवाद। जैसा कि आप डॉक्टर ए के मर्चेंट जी को सुने तो सभी लोग अपने अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं। सभी जो हैं वो अपने आप में एक संस्था हैं, सभी संस्थाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। तो एक न एक दिन गांव-गांव तक सकारात्मक शब्द जो है पहुंच जाएगा। और आज दूरदर्शन कर्मी जो हैं मोहम्मद इशहाक खान जी उपस्थित हो गए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। दूरदर्शन से मोहम्मद इशहाक खान जी परिचय के मुहताज नहीं है, आरजेएस फैमिली में लगातार वेबिनार में जुड़ते रहे हैं। आज दीदेवार जीवन ज्योति में आज़ादी की अमृत गाथा के इस 95वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम जुगल जोड़ी को बुलाना चाहेंगे जो हम लोगों के बीच गुजरात से पधारे हैं जो प्रफुल्ल भाई सेठ, जो कि जाने माने फार्मासिस्ट हैं, और रंजन बेन सेठ जी, दोनों आप आइए। आप जुगल जोड़ी का शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन के लगभग वेबिनार में जो 95वां अंक आज हो रहा है, आप उपस्थित रहें गुजरात बड़ोदरा से। तो शॉल ओढ़ाकर आपको सम्मानित किया गया है आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक में। गुजरात बड़ोदरा से भी संदेश जो है आप तक पहुंचे। मन्ना जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये जो ज़ुम्बेश उठाई है, इससे हम काफ़ी सीख रहे हैं। हम वेट नहीं कर सकते हैं संडे के लिए कि जब एक नए सब्जेक्ट को लेके आप उपस्थित होते हैं और ये संघर्ष चलाते हैं। तो आपका और बिजॉन दा का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम जो है वो 1 साल और बढ़ा दिया है और अभी 6 अगस्त को 2023 में ख़त्म होगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अब तक तो बात सुनते आए हैं कि हेल्थ फॉर ऑल फॉर इन मेंटल एटीट्यूड। हमने ये भी सुना है कि हमें सपना है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमें सपने को भूल जाना चाहिए। और जैसे डॉक्टर देसाई ने भी कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ वेरी रैपिडली डिटीरियोरेटिंग। और हमारे और भी स्पीकर साहब जो थे, दीदार साहब, उन्होंने भी कहा कि अभी कुछ और हमें समझना चाहिए कि स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है और ये गंभीरता आगे जाके हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी असर करने वाली है। तो ऐसे सकारात्मक प्रोग्राम जो है तो हम ऑर्गेनाइज करें पूरे देश में और उसके लिए ये मैसेज हम फैलाएं कि हम लोग को अपनी सोच बदलनी है। ये कहा गया था कि आप डॉक्टर तो हो गए लेकिन एक स्कूल और भी है, और वो मैं कहूँगा दीदार साहब की स्कूल है। आप दीदार साहब को भी सुनिए क्योंकि उनके भी ख्याल जो है वो कुछ अलग से है और ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर लाना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। For mental health, I have one slogan to make, that be yourself and don't get into any worldly formalities for somebody else's sake. And when, suppose if you have a problem, go to nearest relative or friend or then somebody who is expert in this field. सबको मानसिक सुख के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद जी। और ये मैगजीन प्रदान किया जा रहा है जो प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी इसके संपादक हैं, द अवेयर कंज्यूमर, और दीदेवार जी की लिखी हुई मित्रता पुस्तक जो है आप जुगल जोड़ी को यहाँ प्रदान किया जाता है। और इस तरह से सकारात्मक भारत, सकारात्मक कार्य करने वाले सभी लोगों का आरजेएस फैमिली में स्वागत है। और आपने संबोधन दिया, बहुत अच्छा, प्रेरक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं रामानुज सिंह सुंदरम जी को 2 मिनट के लिए संबोधन करने के लिए, जो कि जाने माने समाज सेवी हैं, दिल्ली में रहते हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के अवॉर्डी भी हैं। 6 अगस्त 2022 को आपको सम्मानित किया गया था। सुंदरम जी, 2 मिनट। प्रिय साथी, छोटे भाई उदय मन्ना जी एवं
सभा में उपस्थित सभी मान्य अतिथिगण, जहाँ तक मैं समझता हूँ आज का विषय मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मन एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसीलिए कहा गया है मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। और जिसका मनोबल हाई होता है, जो इसका मनोबल उच्च होता है, सच में बड़े से बड़े संकट से भी अपने आप को उबार लेता है। और जो अपने आप को उबार सकता है, उसकी दृष्टि यदि विस्तृत है तो पूरे समाज राष्ट्र को भी उबार सकता है। इसलिए मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, ये जो बहुत पुराना है। जब मैं पटना कॉलेज में इंटरमीडिएट में आया था, 77 की बात है, तो हम लोग शाम में घूमने के लिए चले जाते थे गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान में लोग बैठे हुए रहते थे और वो लोगों को हाथ देखते थे, बाँचते थे। उत्सुकता बस लोगों ने कहा यार जरा हाथ दिखा लो। सब कोई दोस्तों ने हमारे हाथ दिखाना शुरू किया। गांधी मैदान में हम लोग टहलने गए थे, पटना कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय। तो किसी ने कह दिया, उसने बता दिया कि सुंदरम, इनकी उस समय मेरा नाम सुंदरम नहीं था, रामानुज था। सुंदरम तो दिल्ली में हुआ जब मैं कविताएं लिखना शुरू किया, साहित्य से जुड़ा, तो तकल्लुफ मेरा है सुंदरम, ऐसे रामानुज मेरा नाम हुआ। तो लोगों ने कहा रामानुज तू भी हाथ दिखा। तो वो जो वाचक था उसने मेरा हाथ देखा, कहता है कि ये इसकी आपकी तो आयु मात्र 40 साल है। 40 साल उसने कहा। मेरा साथी था, एक थप्पड़ मारा उसे, हाँ, कहा 40 साल है, भाग यहाँ से। और उसको सारा सामान भी लिए हुए था, तुरंत कहा यहाँ से निकलो, यहाँ से। गांधी मेरे से तुरंत भगा ही दिया उसको। आज आपको खुशी होगी, मैं दिसंबर में 63 पूरा करूँगा। यदि मेरे दिल में, यदि मन में यदि ये रोग लग जाता, कि मेरे मन में यदि ये रोग लग जाता उस दिन कि भैया हाँ मैं तो 40 साल मेरी उम्र बता दिया, अब तो मैं गया तो 40 साल भी मैं पूरा नहीं करता और फिर मैं गुजर जाता 40 से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मन सबसे बड़ी शक्ति है और इसीलिए कहते हैं मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। आदमी यदि अपने मन में ठान ले, अपने आत्मविश्वास को दृढ़ संकल्प बना ले, तो वो किसी रोग, तो ये चूँकि शरीर है तो रोग आएंगे, प्राकृतिक भी आएंगे, शारीरिक भी आएंगे। लेकिन अपने मनोबल को, अपने मस्तिष्क को यदि हाई रखे आदमी, आत्मबल को विकसित रखे, तो किसी तरह के रोग से, किसी भी आपत्ति से, किसी विपत्ति से वो निश्चित रूप से वो उबर सकता है, राष्ट्र को उबार सकता है, अपने देश को उबार सकता है, अपने शरीर को उबार सकता है। समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई और मेरे साथी ये गतिशील रहें, सकारात्मक अपना आंदोलन चलता रहे, मेरा साथ रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, कविता भाई प्रफुल्ल भाई सेठ जी की आग्रह पर आर.एस. सुंदरम जी कवि भी हैं, संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो एक कविता का आग्रह हुआ है। छोटी सी कविता छोटी सी रखें कि थोड़ी सी, यदि आज की समस्या के अनुसार यदि हम प्रस्तुत कर देते तो एक विषय भी आ जाता और एक दिशा हो जाती कि हम किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो वो एक संक्षेप में वो बात भी हो जाती। और तो एक हम अभी एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, आग्रह हुआ, तो जिसका विषय रहेगा अंदाज निराले। अंदाज निराले, इसके माध्यम से समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर ये आरोप कर करके उसको निदान की दिशा में ये कविता पाठ होगी। तो विषय है अंदाज निराले। इस दौर के लोगों के अंदाज निराले हैं, इस देश के लोगों के अंदाज निराले हैं। तन से तो उजले हैं मगर मन से काले हैं, दिखते तो सज्जन हैं भरोसा न हो कैसे, चेहरे से भोले हैं मगर दिल से भाले हैं। बातों में माहिर
फंसे न कोई कैसे, करम से ओछे ए गटकते प्याले हैं। जगत की जनता तो स्वभावों से साधु है, नेता अधिकारी बाबा भी ये करते घोटाले हैं। उधर जो लोगों के भरते हैं सदा, लेकिन हाथों से इनके भी ये छीनते निवाले हैं। इस दौरे तरक्की में वादों के क्या कहने, मिलते ही मौके ए बदलते प्याले हैं। अभी चल रहा है बड़ा संकट, मजहब के दौर में चल रहा है संकट, तो उन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए, मजहब के ठेके से दुनिया है दुखी भारी। मजहब ठीक अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहाँ ठेकेदारी मिल जाती है वो गड़बड़ा देता है। कोई भी धर्म हो, कोई हो, ठेकेदारी गड़बड़ा जाती है। मजहब अपने आप में ठीक है, वो धर्म है, परिस्थिति है, लेकिन ठेकेदारी गड़बड़ होती है और वहीं से सब गड़बड़ाता है सब सिस्टम। मजहब के ठेके से दुनिया है दुखी भारी, जगत में सज्जन तो दुर्जन के हवाले हैं। मानो तो दुनिया के सभी हैं सम, लेकिन मानो तो दुनिया के सभी हैं सम, लेकिन दिल में इंसानों ने नफरत क्यों पाले हैं। नित होते गुनाहों के खिलाफत नहीं करते, नित होते गुनाहों के खिलाफत नहीं करते। लबों पे इनके तो स्वार्थ के ताले हैं। चलती है दुशासन की, चलती है दुशासन की, क्यों गरजे न दुर्योधन। चलती है दुशासन की, क्यों गरजे न दुर्योधन। जब भीष्म के अधरों पर दरबार के ताले हैं, जब भीष्म के अधरों पर दरबार के ताले हैं। जब दिवस में खतरे हैं निशा के क्या कहने, जब दिवस में खतरे हैं निशा के क्या कहने। अब हंसते अंधेरे हैं पर रोते उजाले हैं। दशक आज़ादी के बीते हैं कई, लेकिन दशक आज़ादी के बीते हैं कई, लेकिन जमहूरे में भी हम सब कातिल के हवाले हैं। ये समस्या इसके पीछे कारण यही है कि इस दौरे के लोगों के अंदाजे निराले हैं। तन से तो उजले हैं मगर मन से काले हैं, मगर मन से काले हैं। आज जिस दिन व्यक्ति मन से स्वच्छ हो जाए, मन से पवित्र हो जाए, सब समस्या का निदान यही है। यही मन है और मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। सब समस्याओं का जड़ यही है और यही निदान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इस मन को जीतने की प्रेरणा दे रहे हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मन के जीते जीत को जीतने के लिए दीदेवार जी का लेखन जो है आप पढ़िए, और यहाँ पर सभी लोगों को प्रदान किया गया है और पढ़ के वेबिनार में शामिल होकर बताएंगे। और द अवेयर कंज्यूमर जो जिन लोगों को दिया गया है, पूर्व जज साहब को भी दिया गया है, तो आप भी सर बताएंगे। आपकी वीडियो हम लोग शेयर करेंगे, 2 मिनट की वीडियो, कि द अवेयर कंज्यूमर आपको कैसा लगा। और दीदेवार जी का काम जो है, आज के सह आयोजक दीदेवार जी हैं। ऐसे पूरे भारत में ये आंदोलन जो है वो चल रहा है, छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से। आप दीदेवार जी का आप देखा, आपने अभी शेयर किया गया है सह आयोजक का। ये टेक्निकल टीम का बहुत बहुत आभार। आप बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं
और अब थोड़ा सा आप दिखा दीजिए हमारे जिनको आज़ादी की अमृत गाथा है तो स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि करते हैं। कार्यक्रम थोड़ी ही देर में संपन्न भी होने वाला है, लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक जो बिहार से शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी, उनको आज हम लोग नमन करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को पूरा देश जानता है और इमरजेंसी के बाद जिस तरह से भारत को उन्होंने आंदोलित किया और सिताब दियारा जो उनका गांव था, अब उसमें डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए। बहुत देरी से हमारे जो सकारात्मक कार्य है वो उसको करने में बड़ी देर लगती है। ये नौजवानों पर हमें भरोसा करना चाहिए कि अब नौजवान जो है आगे निकल कर आएँ और इन महापुरुषों को नई पीढ़ी तक हम लोग ले जा रहे हैं, उनको आप लोग याद करें। सैफुद्दीन किचलू साहब जिन्होंने संघर्ष करके किस तरह से इस देश को आज़ाद कराया, राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी नेता जिस तरह से उन्होंने भारत के लिए काम किया, सभी लोग जानते हैं। आप हम लोग उनको याद करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी को, उनके समाजवाद को, सैफुद्दीन किचलू जी को, स्वतंत्रता सेनानी को कौन नहीं जानता है। नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे जाइए, याद कीजिए। हम सिर्फ बताना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। अब उपन्यास सम्राट के रूप में एक लौता जो है मुंशी प्रेमचंद जी, गाँव में रहकर जो सच्चाई बयान की भारत की, वो मुंशी प्रेमचंद की कला को हम लोग नमन करते हैं। और मीराबाई का आप जानते ही हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्त होकर और जिस तरह से उन्होंने कृष्ण के अनन्य भक्त की जो मीराबाई की रचना है वो हमारी नई पीढ़ी पढ़े और विचार करे कि ये लोग ही महान क्यों बने और आप इनके रास्ते पर कैसे चलेंगे। तो इन सभी महापुरुषों को हम लोग नमन करते हैं। और आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक को अब थोड़ी ही देर में घोषणा होने वाली है। अगले रविवार किस विषय पर होगा, हम वैसे जो सह आयोजक हैं उनको भी बुलाएंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले दूरदर्शन कर्मी जो आरजेएस फैमिली में लगातार वेबिनार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मोहम्मद इशाक खान जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हमारे पूर्व जज साहब जी भी आमंत्रित होंगे। 2-2 मिनट के लिए प्लीज आप लोग संबोधन दीजिए। ये देख लीजिए, जय हिंद वंदे मातरम, यही है। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद। मोहम्मद इशाक खान। आदरणीय मेरे सम्मानित मेहमानगण, आप सबको मेरा नमन बंदन के बाद आज मैंने रास्ते में कई बार कोशिश की कि मैं वर्चुअल जुड़ जाऊं। मैंने बोटेनिकल मेट्रो पे भी कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद यमुना बैंक पे कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली जुड़ने की। और एक तरीके से इस दीदेवारी में आकर के, दीदेवार शब्द की दीदेवारी में आकर के दीदार की भूख को मैं रोक नहीं पाया और यह आना मेरा सार्थक रहा। कई महानुभावों से मेरी मुलाकात हुई, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जैसा कि बताया हमारे उदय मन्ना जी ने, उन्हें तो हम आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बताना चाहेंगे कि आज ये वाल्मीकि जयंती का भी अवसर है, शरद पूर्णिमा का भी अवसर है और पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश और उनके वफात दोनों एक ही दिन में हुई है, तो वो भी आज हम मना रहे हैं। और आरजेएस के हमारे मंच पर वो डिस्प्ले भी हुआ है, इसके लिए भी हम आप सबको बधाई देना चाहेंगे। और जैसा कि यहाँ आकर के कई समस्याओं के बारे में बातचीत की गई, लेकिन वास्तव में आपने रामानुजन जी सही बात कही आपने कि अगर हम, हालांकि ये दुर्लभ है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आरजेएस मंच पे आकर के अगर हम सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ये दुर्लभ है लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो हमारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस मंच से हमें एक नज़रिया मिलता है, नज़रिया दीदेवार साहब देने वाले हैं, नज़रिया हमें प्रोफेसर विजन साहब जी का मिलता है और नज़रिया हमें यहाँ पर कई जाने माने लोग हैं, मर्चेंट जी का मिलता है। तो नज़रिया हम इस लहजे में हम यहाँ पर प्रयोग कर पा रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नज़र से कोई हमें देखे तो वहाँ हमें नज़रिया देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि महाभारत का एक प्रसंग है, जब अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे थे कि तुम ऐसे करो वैसे करो,
कि तुम यार हमारे सखा हो, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर कैसे लेते हो आखिर। तब उन्होंने सोचा कि अब अपना विराट स्वरूप इन्हें दिखाने की हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने कोशिश की कि हम अपना विराट स्वरूप उन्हें दिखाएं, लेकिन तभी उनके मन में ये बात आई, और शायद आकाशवाणी में कई तरह के प्रसंग हैं महाभारत में, कि तुम्हारे ये सामान्य नज़रों से नहीं देख पाएंगे, अगर तुम अपनी नज़रिया उन्हें दे दो, यानी कि दिव्य दृष्टि उन्हें दे दो, तब तुम्हारे इस विराट स्वरूप को वो देख पाएंगे। फिर उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिया और एक दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को। फिर पूछा कि अर्जुन अब बताओ मैं क्या हूं, कैसे हूं। तब उन्होंने कहा था 11वें अध्याय में, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस् विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। ये गीता में मौजूद है। फिर उन्होंने दर्शन किए उस विराट स्वरूप का और बताया कि आप ही हम हैं, त्वमादिदेव, तुम ही आदिदेव हो, तुम ही पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही पुराणों के प्रणेता हो। इस तरीके से ये जिक्र है। तो यहाँ पर आरजेएस मंच से जुड़ने के बाद या आप सब महानुभावों के विचारों को जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हम एकाएक बदल जाएंगे, एकाएक हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एकाएक हमारे सारे दुख का निवारण हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम उनके नज़रिए पर चलने की कोशिश करते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर हमें आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। इन्हीं वचनों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोगों से साक्षात मुलाकात हुई, इसके लिए हम सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरा प्रणाम। आपको भी प्रणाम। दूरदर्शन से आप पधारे, इस मीटिंग को सफल किए हैं और लगातार पॉजिटिव स्पीकर के रूप में पहले वीडियो भी बनाते थे जो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते थे। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की वीडियो जो है आप सभी ऐसे देश भर में फैले हुए जो घरेलू महिलाएं हैं उन लोगों ने भी बनाया। उनको शिक्षण प्रथम, प्रशिक्षण सर्वोत्तम के द्वारा जो है प्रशिक्षित किया गया। और आप तो दूरदर्शन में हैं और आप इस तरह से मान बढ़ा रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज़ादी की अमृत गाथा 95 में आने के लिए। अब हम बुलाएंगे अब मैं पूर्व जज जो कि इससे पहले भी आज़ादी की अमृत गाथा के अंक में आ चुके हैं, अक्षय जी पूर्व जज हैं दिल्ली के और आज भी आप उपस्थित रहे हैं और उनको हम आमंत्रित करेंगे, सादर आमंत्रित करेंगे। और उसके बाद 16 तारीख रविवार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार का भी नमूना यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सब चीज़ फाइनल हो चुका है और इंतज़ार कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और 1000 लोग उसमें जुड़ सकते हैं। ये विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। तो अक्षय कुमार जी पूर्व जज साहब को सादर आज़ादी की अमृत गाथा के 95वें अंक में आमंत्रित करते हुए मैं भी गौरव महसूस कर रहा हूँ कि न्यायालय तक भी आवाज़ जाए भारत की और पूर्व जज की हैसियत से अपनी जो न्यायालय की जो सकारात्मकता है वो यहाँ पर हम लोगों को बताएंगे। माननीय पूर्व जज श्री अक्षय जी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे बहुत ही सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला। सबसे पूर्व तो हमारे प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, जो मैंने इनको बहुत टीवी पर देखा है और बहुत सालों से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये प्रभु द्वारा भेजे गए कंज्यूमर्स के लिए अग्रतम विशेष दूत हैं और कंज्यूमर्स का कोई भी मुद्दा हो, इनसे बढ़िया और इनसे सटीक उस विषय पर बोलने वाला कोई नहीं है और ये सेल्फलेस काम करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस अगर हिंदुस्तान में आई है तो उसके सबसे बड़े अग्रदूत जो हैं प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज उनको प्रत्यक्ष देखने का, मिलने का मौका मिला। और सकारात्मक सोच का जहाँ तक सवाल है, सकारात्मक सोच ही आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो आप किसी भी इशू पे फेल नहीं हो सकते और आपकी सकारात्मक सोच से ही आप उस विषय पर आगे से आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो ये विशेष सेमिनार है, इसमें मेंटल हेल्थ पे जोर दिया गया है और मेंटल हेल्थ के लिए सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सकारात्मक सोच है, इसका मतलब आप मेंटली साउंड हैं, और अगर आप मेंटली साउंड हैं
और हमारे यहाँ तो कहते हैं ए साउंड माइंड ड्वेल्स इन ए साउंड बॉडी। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग तभी होगी जब आप मेंटली स्ट्रांग हैं। आप देखो, एक आदमी बॉडीली स्ट्रांग होता है, अगर कॉमा में चला जाए तो वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेंटली है ही नहीं कुछ, ही इज़ मेंटली ज़ीरो। इवन एडवांस मेडिकल साइंस भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, हालांकि उसकी बॉडी में सब जगह पावर है, लेकिन मेंटल पावर उसके पास चली गई है। और मैं ये कहूँगा कि कंज्यूमर अवेयरनेस भी तभी आ सकती है जब आप मेंटली स्ट्रांग हो। और प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर मीटिंग यू इन पर्सन। हम पहले सोचते थे पता नहीं, ये तो देखिए सौभाग्य है कि आज उनसे मुलाकात हो गई, उनको टीवी पे देखा है, और जिस हिसाब से वो इशू रेस करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो मैं तो कहूँगा कंज्यूमर्स के लिए वो पर्टिकुलरली इन इंडिया भगवान है। मुझे नहीं पता कि उनका बाहर विदेशों में क्या रोल है, लेकिन हिंदुस्तान में तो कंज्यूमर्स की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, उनके विचार बिल्कुल क्लियर है। सारी गवर्नमेंट्स को वो अवेयर करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, भाई जागो, कंज्यूमर्स के राइट का ख्याल रखो। और आई एम थैंकफुल टू सुरजीत सिंह जी एंड टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जज माननीय श्री अक्षय जी। आप बिल्कुल अक्षय हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को भी अक्षय होने का आशीर्वाद देकर बैठ रहे हैं। और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी आरजेएस के एडवाइज़र हैं। अगर ये सकारात्मक भारत आंदोलन सफल हो रहा है और 2022 और 2023 तक चल रहा है, तो बिहाइंड द सक्सेस इज प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी। एक बार तालियां बजा दीजिए प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के लिए, जो तेलंगाना हैदराबाद से आज आज़ादी की अमृत गाथा, जो कि जिसके सह आयोजक सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी हैं। यहाँ पर इससे पहले भी 3 बैठकें हो चुकी हैं, 4 और विदेश जब जा रहे थे हम लोगों ने अभिनंदन किया था इसी हॉल में सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जिनकी की सुपुत्री विदेश में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, और वहाँ 2 महीने का प्रवास जो है ये दोनों जुगल जोड़ी सुरजीत सिंह जी, श्रीमती सुरजीत सिंह कोहली जी 2 अमेरिका प्रवास से लौटे थे। तो हमारे जो सहयोगी हैं जो दीदेवार जीवन ज्योति में, उनको हम आमंत्रित करेंगे, दीदेवार जी को आमंत्रित करेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं, जिन लोगों की बदौलत कोई भी कार्यक्रम सफल होता है, आरजेएस फैमिली जब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में कार्यक्रम किया या एनडीएमसी में किया, जितने भी स्टाफ थे सब लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं। सबको भोजन पे आमंत्रित किया गया था, और पटना में भी ऐसे ही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जितने भी स्टाफ थे उस हॉल के, उन हॉल के स्टाफ को साथ में हम लोग भोजन किए थे। हमारे सहयोगी जो हैं वो आएंगे और दीदेवार जी को हम आमंत्रित करेंगे कि उन सहयोगियों का भी जो है ये पॉजिटिविटी जो है वो आगे बढ़ाया जाए और इनका सम्मान किया जाए। हम सब एक हैं, हम सब राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। आपके सामने वेबिनार में देश देख रहा है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी के दीदेवार जीवन ज्योति में ये दोनों सहयोगी हैं और आपका सम्मान किया जा रहा है। और नाम बता दीजिए। शोभाराम जी हैं जो यहाँ कार्यक्रम की शोभा बन के आ गए हैं। अंकित जी हैं जो दीदेवार जीवन ज्योति जो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ पर हम लोगों की लगातार अब बैठकें होने वाली हैं, क्योंकि आज प्रभारी तो हैं ही, लेकिन अब संरक्षक के रूप में सुरजीत सिंह दीदेवार जी सामने आ गए हैं। इसलिए यहाँ पर बैठकें आप आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक से बात करके यहाँ कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो इस 10 किलोमीटर के एरिया में, पटेल नगर नई दिल्ली, आप बैठक यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 35 से 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है सुरजीत सिंह दीदेवार जी करेंगे। इसलिए आज ऐतिहासिक बैठक इसलिए कि चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी और विनोद बंसल जी और पटना के रैना इन्फोटेक के दिलीप वर्मा जी के बाद सुरजीत सिंह कोहली जी आज जो है संरक्षक के रूप में आगे आएंगे। और एक और सहयोगी थे जिनके पास जो है ये दोनों पहुंचा देंगे, वो भी हम लोगों के सहयोगी हैं, उनको भी ये आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की तरफ से प्रदान कर दिएगा। ये देश का आंदोलन है और घर घर तक पहुंचेगा, क्योंकि प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी जैसे लोग अगर हम लोगों के साथ हैं और तन मन धन से हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पेट्रोल खत्म ना होना चाहिए। पटना में 3 सितंबर को जब प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी का स्वागत हुआ था, आप लोगों ने देखा था
कि बहुत ग्रैंड शॉल के साथ और जो आरजेएस का प्रतीक चिन्ह है, जो चरैवेती का द्योतक है, वो प्रदान किया गया था 3 सितंबर को, और 4 सितंबर को फ्लाइट से जाकर आरजेएस के सकारात्मक सूचना केंद्र में जो प्रभारी थे उनके यहाँ पे उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे बैठक हुआ था। मैं एक बार टेक्निकल टीम से चाहूँगा कि हमारे प्रभारी ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप रेडी हो जाइए। प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आपको हम लोग आमंत्रित करेंगे और मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। एक कविता कोई सुना है? एक छोटी सी कविता के लिए सुंदरम जी को आमंत्रित करते हैं, तब तक हम टेक्निकल रूप से तैयारी करते हैं। हम लोगों के बीच में जाने माने समाजसेवी और पत्रकार, संपादक, चैनल के मालिक RDX, जो कि आपकी डॉक्यूमेंट्री आपने देखा होगा, प्लीज मैं आमंत्रित करूंगा आपको, पीताम्बर मनोज जी। पीताम्बर मनोज जी, प्लीज प्लीज आइए, आइए सर, आइए जी। पीताम्बर मनोज जी प्लीज बैठिए, बैठिए पीताम्बर मनोज जी। और आप सुंदरम जी 2 मिनट की कविता सुनाइए। तब तक टेक्निकली जो है हम आरजेएस टेक्निकल टीम से कहेंगे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी की आवाज को सुनाने के लिए। ऐसे तो भाई उदय जी ने कविता पाठ के लिए कहा, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा विचार यदि मेरे को मौका मिल जाता तो ज़्यादा सार्थक थोड़ा सा हो जाता, क्योंकि कविता पाठ में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया पिछले बार, तो विचार में थोड़ा सा और प्रस्तुत करूँ तो। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ आइए, ठीक है। ये कविता प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो आ जाइए, ठीक है। एक छोटी सी पंजाबी के अंदर कविता है। जैसा कि आपको पता है, दीदेवार का जो उद्देश्य और बातें हैं वो कविता में भी झलकेगी। आशा है कि इतनी सिंपल है कि पंजाबी नहीं भी जानते तो समझ जाएंगे। सूरज वांग गरम है तू, सूरज वांग गरम है तू, चन वांग नरम है तू, तेनों की कमा चौं पासे हैं तू ही तू। ए दुनिया मैं तेनों की कमा चौं पासे हैं तू ही तू। सूरज वांग गरम है तू, चन वांग नरम है तू। ए दुनिया में तेनों की कमा चौं पासे हैं तू ही तू। जे संत वेखे ते संत नजर आनी है तू, जे संत वेखे ते संत नज़र आनी है। चोर नूं चोर नज़र आनी है, कोई बिपता दा मारा देखे तेनू उही नज़र आनी है। ए दुनिया में तेनू की कहां चौं पासे है तू। सूरज वांग गरम है तू, ते चन वांग नरम है तू। जे किसे नूं जे किसे नूं प्यार दिता ही ते नफरत भी किसे दिल च बो देनी है तू। जे किसे नूं पनाह दिती आ ते दगा भी किसे नूं दे देनी है तू। ए दुनिया में तेनू की कहां चौं पासे हैं तू ही तू। जे संत वेखे तो संत नज़र आनी है तू। चोर नूं सूरज वांग नरम है तू, सूरज वांग गरम है तू, चन वांग नरम है तू। ए दुनिया में तेनू की कहां चौं पासे हैं तू ही तू। जीवन दे विच कविता बड़े दिनों बाद बोल रहे सी, थोड़े लास्ट टाइम भुल गए। सो मैं इहदे च अपने आप को खत्म करके आपका धन्यवाद करता हाँ। सो मैं इन्होंने बुला आप सो मैं उदय मन्ना जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और आगे के प्रोग्राम की। तो अब हम लोग थोड़ा टेक्नो सेवी भी बने, क्योंकि पूरे देश भर में ये आंदोलन पहुंचाना है और उसके लिए आप सब लोगों को आगे आना है। ये सरकारों को जगाने का आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस फैमिली है। अब टेक्नो सेवी के रूप में जो हम लोगों के बीच आरजेएस पटना सूचना केंद्र के प्रभारी ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को चाहेंगे कि वो ऑन स्क्रीन आए और यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी आपकी आवाज को सुनेंगे। आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी, आप स्क्रीन पे आए, आपकी आवाज को सुनाने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है।
ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप स्क्रीन पर आए, स्वागत है आपका। आगे आगे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप आगे 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 बोलिए। फिर चले गए। ये वाला लगा दीजिए, ये वाला माइक लगा दीजिए। परिवार को जोड़ना और विश्व को जोड़ना, यही योग है। ये योग के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर पहला काम था हमें सकारात्मक सोच, उस 7.5 साल से सुनते सुनते भाई उदय मन्ना जी के वचनों ने हमें इसको कभी भूलने नहीं देते हैं। हमारी हर परिस्थिति में हमारी सकारात्मक सोच आगे आकर खड़ी करती है। दूसरा कि हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास हम कभी सकारात्मकता के पक्ष में करते हैं। विजन हमें जो आता है उस विजन के आधार पर हम जज करते हैं अपने आप को कि हम सकारात्मक कर्म किया हमने क्या नकारात्मक किया। सकारात्मक कर्म हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमारे मन को स्वस्थ रखता है, मन को दूसरा पक्ष इसका है कि हम सकारात्मक कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक ही होता है, रियल होता है, तो उसका आनंद हमारे किसी साधारण व्यक्तिगत के लिए नहीं होता है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए वो अर्पित किया जाता है। जब तक हम अपनी ऊर्जा को अर्पित नहीं करेंगे तो दूसरे को देने का किसी को अधिकार नहीं बनता। अतः हम अर्पित करते हैं, उस अर्पण को लेने वाले को फायदा नहीं होता है, तो इसका एक ही कारण होता है कि हमारी साधना में कुछ कमी है। वो हम कभी कभी पूरी कर सकते हैं जब हमारे भाई बहन अपने विचार और अपने अनुभव हमसे साझा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सच्चिदानंद। जी हाँ, तो इस तरह से टेक्निकली हम लोग जो है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की आवाज़ को सुनाने का प्रयास किए हैं। थोड़ा इस पे हम लोग और कोशिश करेंगे और प्रॉपर जो है वो व्यवस्था बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था बन पाई है आगे हम लोग
आमंत्रित करेंगे। अब इसका समापन भी होने वाला है, और लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आप कि सकारात्मक भारत आंदोलन जो है ये भारत के लोगों का चरैवेती आंदोलन है। ये शुरुआत तो हो गई है, 7 साल भी हो गए हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं। अगर किसी को भ्रम है कि ये रुक जाएगा या नकारात्मक लोग यहाँ आकर, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है और सब लोग मिल रहे हैं ये देश के लिए और अगले पीढ़ी के लिए। आप अगर सकारात्मक भारत आंदोलन के प्रति नकारात्मक हैं तो वो आप जानिए, लेकिन हम लोग आपकी अगली जो पीढ़ी है उसके लिए काम कर रहे हैं, और जो भी सुविधाएं हम लोगों को मिल पा रही है वो और भी ज़्यादा मिलने वाली है। ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगले जो 2023 की घोषणा है वो 6 अगस्त 2023 की तैयारी कीजिए। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर इतने लोगों को शामिल उसमें किया जाएगा कि दुनिया में देखेगी। सकारात्मक भारत आंदोलन का जो रिजल्ट है वो 6 अगस्त, क्योंकि उस दिन आपको सकारात्मक भारत आंदोलन और ये जो आज़ादी की अमृत गाथा हो रही है उसका किताब जो है आप लोगों के हाथों में आएगा, कि सकारात्मक भारत आंदोलन का इतिहास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होकर आपके सामने आ जाएगा। और अभी फिलहाल हम लोग संरक्षक बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ संरक्षक बन गए हैं जो अपनी जगह को, जिनके ऑफिसेज हैं वो आपको मुहैया कराएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको वहां आकर छोटी छोटी बैठकें अपने अपनों के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि देश दुनिया अमेरिका तक घूमते रहते हैं, समाचारों पर नजर रखते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी को एक गार्जियन के रूप में बुलाने से पहले मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कुछ भी पीताम्बर मनोज जी कहना चाहते हैं वो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो हम लोगों के खजाना है, अनुभवों का खजाना है। उन लोगों को लेकर देखिए कैसे हम लोग काम करने जा रहे हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए। और जो डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखा था, एक पटना से बनी थी और एक बनी थी पीताम्बर मनोज जी ने बनाया था। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और सह आयोजक भी हैं आज़ादी की अमृत गाथा के। जी पीताम्बर मनोज जी, स्वागत है। इसको थोड़ा उधर भी ऐसे कर लेंगे। नहीं वो कैमरा आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मैं अपने नए साथी जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जो उन्होंने समय निकाला है, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं कि इस प्रवृत्ति के कि अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जो पूरे समाज और राष्ट्र के काम आए। और मैं उदय मन्ना जी के लिए बोलूँगा कि ये पिछले कई वर्षों से इसी प्रयास में कि एक जो अच्छी सोच वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक सकारात्मक सोच जो राष्ट्र को इस समय बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र की इतनी बुरी हालत है इस समय कि अच्छे लोग संगठित नहीं हैं और बुरे लोगों के बड़े बड़े संगठन हैं जिसमें हम लोग सबसे कार हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ये विषय लंबा है, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और आगे की बात करता हूँ कि आजकल जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो हमारे सिस्टम से एक निचोड़ आया है, वो ये आया है कि लोगों के पास पैसा तो है। धन्यवाद, धन्यवाद। लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वो जो परिवार का लेकिन जो परिवार का जो संतुलन है वो असंतुलित हो गया है। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, जो युवा बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी केयर करना मुझे लगता है बहुत दिक्कत। कई स्टोरीज़ मेरे पास आए जो बड़ी तकलीफ दे थी कि बाद में एक जायदाद पे एक झगड़ा होता है और बच्चे बुज़ुर्गों का त्याग करना शुरू कर देते हैं, उनकी लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस स्टेज में उनको एक बच्चे की ज़रूरत होती है, पोतों की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो बुज़ुर्ग अपने अंतिम समय में जो बीमारियां झेल रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहा है, उसके खान पान का एक कहते हैं परिवार ही उसका निवारण कर सकता है। तो जो मैंने देखा कि आजकल का जो आधुनिक है वो अपना जो मौज मस्ती के लिए क्लब होटल या यूरोप में पड़े हैं, या अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है, या अपना कारोबार ऐसा है कि मैं अपने बुज़ुर्गों का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। तो उस विचार से मैं भी बहुत चिंतित था। एक थोड़ा
मीडिया की फील्ड से जुड़े होने की वजह से जब मेरे पास इतना ज़्यादा शुरू हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ काम करना चाहिए। उदय मन्ना जी और हम सब ने मिलकर एक विचार किया कि क्यों ना हम ऐसा एक परिवार बनाएं, ओल्ड एज फैमिली। ओल्ड एज फैमिली का जो मोटो है वो ये है कि जो हमें घर से नहीं मिल सकता वो हमारे परिवार से मिलेगा। और परिवार का सिस्टम क्या होगा कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमारे क्लब में आपको रहना पड़ेगा। इस क्लब में आपको सुबह योग से ट्रीटमेंट, फिर आपको जो कहते हैं हमारे रिष्ट और आसव जो हमारे आयुर्वेद में है वो आपको दिए जाएंगे, और उसको इंग्लिश में कह सकते हैं वाइन और वेनेगर। क्योंकि वो जैसे मैं आपको बताऊं, आपके हृदय की प्रॉब्लम है तो हमारे पास अर्जुना रिष्ट है, तो अर्जुना रिष्ट को अगर हम प्रोसेस करते हैं उसको, तो वो उन छाल को पानी में डाल करके तो वो थोड़े दिनों बाद रिष्ट बन जाता है। ऐसे हमारे सेब से भी रिष्ट है। हमारे यहाँ जो आधुनिक पद्धति है वो उस चीज़ को उसने बिगाड़ दिया, उसने उसको कहते हैं अल्कोहलिक कर दिया। तो जबकि यह स्वास्थ्य के लिए इस समय ओल्ड एज होम में मुझे बहुत कहते हैं लीवर है, पार्किंसन है, अस्थमा है, बीपी है, शुगर है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जो आज तक जो चिकित्साएं की हैं उसमें देखा कि शरीर से सारी बीमारियां निकल जाती हैं, सारी, किसी भी तरीके की, चाहे कैंसर क्यों ना हो। तो फिर हमने कि जो फूड सप्लीमेंट है वो हमारा जो लिक्विड है और जो फूड सप्लीमेंट है वो हम दें। और फिर वो जो एक हमारा एक बहुत ज़रूरी होती है कि इस उम्र में मालिश, जो हमारे जो एक्यूप्रेशर हैं जहाँ पे दर्द भरा होता है, जो मांसपेशियों में ब्लड को आगे नहीं बढ़ने देता है, जैसे हमारे घुटने हैं, कोहनी है, पीठ है, कमर है, तो वो ऑयल मसाज जो देसी जो दवाओं से बनेंगे, तेल से बनेंगे, उसकी मालिश की व्यवस्था मैं प्रयास कर रहा हूँ 30 बेड का एक अपने हॉल में नीचे तैयार करने का। आप लोग भी अपने यहाँ तैयार करें, क्योंकि मेरा तो थोड़ा दूर है जनकपुरी। अगर आप लोग भी अगर ये सब काम शुरू कर देंगे, एक एजुकेशन थोड़ी सी ले करके, कि फिर उनके जो केसेस होते हैं जो बेचारे फाइल लगा करके कोर्ट भागते हैं, उसके लिए भी एक्सपर्ट्स जो अपने यहाँ हों, हम ही लोगों में से निकल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ एक हमारा टूर ट्रैवल का है कि हम एक, जैसे गर्मी का बहुत सीजन है, हरिद्वार स्नान करना है, मतलब स्पिरिचुअली भी और अपने एक मौसम के हिसाब से भी हम लोगों का बने। तो इस तरीके का। फिर दूसरी चीज़ की लास्ट क्रिमिनेशन, मतलब जो हमारी अंतिम क्रिया में हमारे पास अगर कोई भी नहीं है तो हमारा जो ओल्ड एज फैमिली, हमारा ओल्ड एज फैमिली भी है हमारे साथ, तो वो आपके अंतिम समय तक रहेगी, कोई हो या ना हो। वो भी विधि विधान, उसका जो वैज्ञानिक तरीका ये है कि जो हमारे गाय के कंडे होते हैं, हवन सामग्री होती है, गौशालाओं का देसी घी होता है, जो हमारी इंद्रियां शरीर में रह जाती हैं हमारी आत्मा निकलने के बाद, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए हम सब लोग, वो एक यज्ञ जो हमारा अंतिम क्षणों में होता है कि हम लोग जिस लोक से आए हैं उन लोक पे उन इंद्रियों को पहुंचना, उनका धन्यवाद करना, जो जीवन भर हमारे साथ रही। मुझे लगता है आप लोग इस कहते हैं आह्वान और एक हवन में आप लोग सब साथ होंगे। और मुझे यहाँ कहने के लिए उदय मन्ना जी ने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हमारे जो डिजिटल पे हमारे जो मित्र देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए, मैंने सोचा है कि इस 13 तारीख को आज हम लोग डिसाइड करेंगे, 13 तारीख को हम लोग अपने स्टूडियो में ही मीटिंग रखते हैं, तो उसके लिए हम लोग भी चर्चा करेंगे। सबका धन्यवाद। वंदे मातरम। जैसा 13 तारीख आप बता रहे हैं, हम लोग पहले विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद कोई बैठक को करेंगे। लेकिन जिस तरह से आगे आ रहे हैं लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे देश भर में लोग आएंगे। इस देश को, सुंदर तो है ही देश, लेकिन वो एक रास्ता जो है वो देश को नहीं मिल रहा है। यहाँ सभी वक्ताओं ने कहा देश में नकारात्मकता है, तभी शुरुआत जो है 7.5 साल पहले सकारात्मक भारत आंदोलन की, राम जानकी संस्थान और TJAPS KVS के पश्चिम बंगाल तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सोमेन पोले सचिव हैं, जिसकी स्थापना जो है लगभग 40 साल पहले की गई थी।
उन संस्थाओं ने मिलकर 7 साल तक लोगों तक सकारात्मक भारत आंदोलन को पहुंचाया। और अब हम लोग धीरे धीरे अब पूरे भारत में अगर 130 करोड़ या 135 करोड़ लोग हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगे, और ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा के अंदर ऐसा क्या लगा, हालांकि वो तो आजादी की अमृत गाथा में इधर आकर जुड़े, ये तो 7.5 साल पहले से शुरू हो गया था। सबसे पहला जब MS बिट्टा जी की प्रेरणा से वंदे मातरम कार्यक्रम हुआ था गांधी पीस फाउंडेशन ने, तब से लेकर ये वंदे मातरम जो आप फोन पे कहते हैं और जिसे महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग वंदे मातरम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और साथ में अगर नमस्ते कहना है, वालेकुम सलाम कहना है, वो भी कह सकते हैं। ये आरजेएस फैमिली का अपना एक आजादी से पहले का वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। वंदे मातरम धरती को नमन कर रहे हैं, जो दीदेवार जीवन ज्योति में आज बैठक कर रहे हैं, इस धरती का आशीर्वाद और अपने पूर्वजों का, जो कि डॉक्टर AK मर्चेंट जी आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी को याद करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का अवार्ड घोषित किया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने का आरजेएस फैमिली की एक बहुत अनूठी मुहिम चल रही है। और वही नहीं, बल्कि गुजरात बड़ोदरा से आए हुए जुगल जोड़ी आपके पास, जिनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया है, जाने माने फार्मासिस्ट प्रफुल्ल डी सेठ, आप गूगल में डालेंगे प्रफुल्ल डी सेठ एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, प्रोमिनेंट नाम है फार्मासिस्ट के क्षेत्र में, और वो आज यहाँ पर आज़ादी की अमृत गाथा 95 को जुगल जोड़ी सफल कर रही हैं। तो ये बताना चाहेंगे, उन्होंने अपने नाना जी त्रिभुवन तलाती जी, मुलजीदास त्रिभुवन तलाती जी, जो नाना जी हैं, देखिए कैसे नाना जी को याद किया जा रहा है। उस पीढ़ी के लोग, उस गांव के लोग सब उनको याद करेंगे। ये आरजेएस फैमिली की मुहिम है, पूर्वजों की स्मृति में, महापुरुषों के नाम। और अवार्ड किसके नाम पे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जिनके नाम पे अवार्ड प्रफुल्ल भाई सेठ और रंजना बेन सेठ जी ने किया है, उनका नाम आप नहीं जानते, नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके काम को जरूर जानते हैं। वो कौन सा काम है? गांधी जी का प्रिय भजन याद कीजिए, वैष्णव जन तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। उस भजन के रचयिता कौन है आप बता दीजिए, सोचिए, ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीजिए, नहीं याद आएगा। ये आरजेएस फैमिली को बताने वाले प्रफुल्ल भाई जी और रंजन बेन जी ने ये योगदान दिया है, पूरे देश को बताया। संत कवि नरसिंह मेहता जी के नाम का अवार्ड घोषित करके आप भी गौरवान्वित हैं, आरजेएस फैमिली भी गौरवान्वित है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों को हम लोग आजादी की अमृत गाथा में श्रद्धांजलि दी है कई लोगों को, उनका नाम आप नहीं जानते होंगे। अभी पीछे ओम जय जगदीश हरे हर मंदिरों में, हर घर में गाया जाता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ओम जय जगदीश हरे के रचयिता कौन है, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हमारे लोग कर क्या रहे हैं? समाज सेवी इतने हैं, लेकिन ओम जय जगदीश हरे के जो रचयिता हैं, उनका नाम तक हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग चरह कोशिश करते रहेंगे, और अगली पीढ़ी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसीलिए संरक्षक जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दीदेवार जी को संरक्षक बनाया है, इनके पास दीदेवार जीवन ज्योति करके बहुत बड़ा हॉल है, जो अभ्यास सत्र भी आयोजित करेंगे और आपको बैठक के लिए जगह भी मुहैया करेंगे। तो ये सफलता तो आरजेएस को धीरे धीरे मिल रही है। और अभी जैसे पीताम्बर मनोज जी ने कहा, इनके पास भी जगह है और दिल्ली के अंदर ही है, तो बैठक करने के लिए अब हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होगी, कोई ना कोई एजेंडा। लेकिन जो भी डेट तय करे वो पूछकर, बताकर और दोनों पक्षों को एक साथ मिलाने का प्रयास आरजेएस फैमिली करेगी। अब नॉट बट लिस्ट, मतलब इतने एक्साइटेड हूं मैं कि ऐसी पर्सनालिटी को जो तेलंगाना हैदराबाद से पधारे हैं दिल्ली में, जिनका कि नाम मेरे ख्याल से बहुत सारे टेलीविजन चैनल के दर्शक जानते होंगे, उनके चेहरे को पहचानते होंगे, प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी का तालियों के साथ हम करतल ध्वनि से आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से विजन दिया और डेट फिक्स कर दिया कि 6 अगस्त 2023 आप तैयार रहिए पूरे भारत में इस आंदोलन को बताने के लिए। जब 150वां अंक होगा 6 अगस्त 2023 अगले साल, तब तक हम लोगों को मेहनत करनी है, इसको आगे आप लोगों को ऊर्जा भी देनी है।
देखिए, जिसके पास जो है देने का प्रयास करें। मेरे पास जो है, आपने देखा कैमरे के पीछे रख के, कैमरे के आगे रह के और सह आयोजक को सहयोग करके हमने इस कार्यक्रम को जिस तरह से पहुंचाया। मेरे पास जो 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 भगवान ने मुझे दिया है, मैं देश को समर्पित कर रहा हूं। आपके पास एक रेडियो ब्रॉडकास्टर के रूप में लगभग 30 सालों का जो अनुभव है, वो सकारात्मक भारत आंदोलन में पूरे तन मन धन से आगे आ रहे हैं। तभी आपका कार्यक्रम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में हुआ 160 लोगों का भोजन के साथ, और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में भोजन के साथ 100 लोगों के साथ ये बैठक जो हुई है 13 सितंबर 2022 में, ये इतिहास बना है। और आज़ादी की अमृत गाथा का 150 अंक यूं ही आनंद फानन में नहीं हो जाएगा, अभी 95वें अंक में है। 100वां अंक जो है, जो भी डेट पड़ेगा, 100वां अंक फिजिकल होगा, वर्चुअल भी होगा। आप इंतजार कीजिए 100वां अंक कब आता है। तो आज़ादी की अमृत गाथा के 95 अंक में राम जानकी संस्थान की ओर से और सह आयोजक दीदेवार जीवन ज्योति की ओर से सादर आमंत्रित करते हैं तेलंगाना हैदराबाद से आए हुए आरजेएस एडवाइजर, कंज्यूमर पॉलिसी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा। प्लीज कुछ नई बातें, कुछ नई घोषणा करेंगे, क्योंकि आप आरजेएस एडवाइजर हैं, कुछ एडवाइस करेंगे, हम लोग उसको जरूर पालन करेंगे। हमारे आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को प्रणाम, नमस्कार। और हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जो ऊर्जा की बात करते हैं हम लोग, ये कितना डाल दिया है उदय मन्ना जी के अंदर, समझ में नहीं आता है। बाप रे बाप, अब आगे पीछे अगल बगल बाएं दाएं घूम घूम के आज का जो कार्यक्रम है, हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है। तो मैजिक लग रहा है, इट वाज जस्ट लाइक अ मैजिक, यू नो। मनोज जी आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब आए, अरे क्या कविता बोले आप, यू नो। और बड़ौदा से आ गए हमारे मित्र, प्रफुल्ल भाई, रंजन बहन, यू नो, इशाक खान जी, अरे वाह क्या मज़ा आया। यू नो, आप लोगों से केवल हम वर्चुअली मिलते थे, आ जाएंगे फिजिकली मर्चेंट साहब, ओह क्या मज़ा आ गया। यू नो, जज साहब ने तो कमाल कर दिया, हम बता रहे हैं। यू नो, अक्षय जी, हमको नहीं मालूम था कि एक जज भी हमको फॉलो करता है। हम खाली सोचते थे कि पॉजिटिव मीडिया लोग फॉलो करते हैं। मेरे लिए तो कहता हूँ जी, आप यू आर हार्ट एंड सोल ऑफ कंज्यूमर। थैंक यू। और आपने तो मतलब हमको ऐसा फील करा दिया कि हमारा सारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ गया। हाँ, हम क्या बताएं। यू सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई यूज्ड टू फील पॉजिटिव मीडिया पर्सन्स लाइक इशाक खान जी, उदय मन्ना जी, हमारे जितने मतलब मित्र हैं मीडिया में, दे आर द वंस हु क्रिएटेड विजन मिश्रा। नहीं तो हम लोग कहाँ, हमारे पास थोड़ी वो डीप पॉकेट है कि हम एडवर्टाइज करें अपने को या हमारे कॉज को या हमारे मिशन को। ये तो मेरे जो मीडिया के फ्रेंड्स रहे, वो लोग बोले आप मत चिंता कीजिए, हम लोग करेंगे, कंज्यूमर मूवमेंट को ले जाएंगे दूसरे स्तर पे। सरकार को तो बाध्य किया, करोड़ों रुपए आपका और हमारा पैसे को खर्चा करवाया, जागो ग्राहक जागो बनवाया, और उस आंदोलन को, उस कैंपेन को लेकर आज भी चल रहे हैं। वो तो हमारा आपका पैसा है, लेकिन सरकार चला रहे हैं, वो अपने ढंग से चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, ये पब्लिक स्पिरिटेड काम हो रहा है। सी एवरी संडे 11 o'clock हम लोग कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। आज मेंटल हेल्थ डे का सब्जेक्ट है हमारा। खाली एक ही जो आज मेरा जो मैसेज है, वी आर ऑल सब्जेक्ट्स टू मेंटल हेल्थ। हम लोग सब 6+ billion people of the world are subject to mental health, and 1.3 billion Indians are subject to mental health, which is completely neglected in my country. Completely neglected. आज यदि आपको कभी भी कुछ परेशानी हो और कहां जाना चाहिए, किसी को भी नहीं मालूम। वो पिलर टू पोस्ट दौड़ते रहता है, कहां जाएं।
एंड डॉक्टर निमेश देसाई जैसे लोग मिल जाते हैं, तब हम लोग को एक मार्गदर्शन मिलता है। हम तो ये चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ आज के दिन में जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, हम लोग का प्रयास होना चाहिए हर मोहल्ले में एक काउंसलिंग सेंटर हो एंड एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। यू सी, कई बार हम देखते हैं कई इंसिडेंट सुनते हैं, लोग कर रहे हैं, लोग से हो जाता है गलती से, बट दे आर ऑल मेंटली हेल्थ रिक्वायर्ड सिटीजन्स जिनको चिकित्सा चाहिए।